यहाँ पर हम देखते हैं कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट के कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन हम देखेंगे। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, इसके कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए एक सिग्नल दे रखा है। सिग्नल किसका दे रखा है? 10 मिली वोल्ट का सिग्नल है और 75 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर दे रखा है। इसको किसके द्वारा मेजर किया जाएगा? इसको हम सीआरओ के द्वारा मेजर करेंगे, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। क्योंकि जो लो वोल्टेज होता है, हाई फ्रीक्वेंसी पर जो सिग्नल होता है, उसको हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यानी सीआरओ के द्वारा मेजरमेंट करते हैं। दूसरा हम देखें, इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट है, वो कौन कौन से डिवाइसेज के अंदर यूज किया जाता है? इलेक्ट्रो डायनेमिक इफेक्ट, तो ये कौन कौन सी डिवाइसेज के अंदर यूज करते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट हम वॉट मीटर के अंदर यूज करते हैं। वॉट मीटर, ये हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर के अंदर यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। तीसरा हम यहाँ पर यूज करते हैं एमीटर के अंदर भी हम यूज करते हैं, एमीटर। नेक्स्ट हम देखें कि कंट्रोलिंग टॉर्क ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कंट्रोलिंग टॉर्क की बात कर रहे हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर कंट्रोलिंग टॉर्क की बात करते हैं। तो डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग सिस्टम इंक्रीज, अगर हम कहें कि कंट्रोलिंग टॉर्क पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर डिफ्लेक्शन है मूविंग सिस्टम का इंक्रीज होता है, मूविंग सिस्टम इंक्रीज यानी मूविंग सिस्टम का डिफ्लेक्शन है वो इंक्रीज होगा, तो कंट्रोलिंग टॉर्क पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो डिफ्लेक्शन को कॉम्पेंसेट करने के लिए यहाँ पर जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो भी हमें इंक्रीज करनी होगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे डायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, उसको किस तरीके से हम यूज करते हैं? डायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट, डायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट। तो डायनामोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम किस लिए यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं? वॉट मीटर है तो उसकी तरह हम इसका यूज करते हैं, वॉट मीटर। नेक्स्ट हम बात करें एडी करंट डैम्पिंग के बारे में बात करते हैं। कौन से मटेरियल की एडी करंट डैम्पिंग बनाई जाती है? एडी करंट डैम्पिंग, तो एडी करंट डैम्पिंग के अंदर हम बात करते हैं। एडी करंट डैम्पिंग है हमारी, कंडक्टर होता है लेकिन नॉन मैग्नेटिक होता है, यानी इसमें एडी करंट डैम्पिंग में डिस्क है वो किसकी बनाई जाती है, कौन से मटेरियल की यहाँ पर डिस्क बनाई जाती है, यानी डिस्क में कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं? तो एडी करंट डैम्पिंग है, हम कंडक्टर ये लेते हैं लेकिन नॉन मैग्नेटिक, कंडक्टर वट नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है उसको किसके द्वारा करेक्टराइज किया जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, तो फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को किसके द्वारा करेक्टराइज किया जाता है? यानी फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को हम अगर पहचान करना चाहें, उसकी पहचानना चाहें, तो स्टैटिक सेंसिटिविटी और टाइम कांस्टेंट के द्वारा हम पहचान कर सकते हैं उसकी। स्टैटिक सेंसिटिविटी एंड टाइम कांस्टेंट, इसके द्वारा हम फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, दिखाया कैसे जाएगा?
स्टैटिक सेंसिटिविटी और टाइम कांस्टेंट है। तो फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हमारा इस तरीके से होता है, जैसे ये हमारा इनपुट होगा और सिस्टम किस तरीके दिखाया जाएगा, ये हमारा सिस्टम दिखाया जाएगा जिसमें एस डिवाइड बाई 1 प्लस टो इंटू डी, और ये हमारा होगा आउटपुट। तो यानी हम कह सकते हैं कि आई आउटपुट डिवाइड वैल्यू क्या होगी, एच डिवाइड बाई 1 प्लस टो डी। तो यहाँ पर एस है हमारी सेंसिटिविटी है, टो है हमारा टाइम कांस्टेंट। तो एस हमारा क्या है यहाँ पर सेंसिटिविटी, टो हमारा क्या है टाइम कांस्टेंट है, एंड डी है हमारा ऑपरेटर। डी क्या है, ऑपरेटर है। तो हम कह सकते हैं दी करेक्टराइज्ड बाई सेंसिटिविटी एंड टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पर सेंसिटिविटी और टाइम कांस्टेंट के द्वारा इसको करेक्टराइज किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि हाई एसी वोल्टेज है उसको किसके द्वारा मेजर किया जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर के द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर के द्वारा हम मेजर करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर के द्वारा उसको मेजर किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर्ड टू मेजर दी थ्री फेज थ्री वायर बैलेंस और अनबैलेंस पावर। तो यहाँ पर हम बात करें थ्री फेज थ्री वायर अनबैलेंस पावर, थ्री फेज थ्री वायर अनबैलेंस पावर को मेजर करने के लिए हमें कितने वाट मीटर की जरूरत पड़ेगी। तो थ्री फेज है, तीन वायर है तो 2 वाट मीटर की हमें रिक्वायरमेंट होगी, वायर से एक कम जरूरत पड़ेगी, 2 वाट मीटर यहाँ पर मेजर करने के लिए जरूरत होगी। हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये अनबैलेंस है। नेक्स्ट हम बात करें कैथोड रे ट्यूब में जो फोकसिंग एनोड होता है वो कहाँ पर होता है। तो अगर कैथोड रे ट्यूब की बात करते हैं सीआरटी, अगर हम कैथोड रे ट्यूब का अगर डायग्राम बनाते हैं तो इसमें जो क्या है फोकसिंग एनोड है वो कहाँ अप्लाई की जाती है। तो जैसे हम बात करें प्री एसिलरेटिंग, प्री एसिलरेटिंग और एक होता है पोस्ट एसिलरेटिंग, पोस्ट एसिलरेटिंग। इन दोनों के बीच में हम क्या लगाते हैं यहाँ पर फोकसिंग एनोड लगाते हैं कैथोड ट्यूब के अंदर, फोकसिंग एनोड। नेक्स्ट हम बात करें जैसे एमीटर की बात करते हैं। एमीटर क्या है हमारा, एमीटर की बात करें ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। एमीटर, एमीटर हमारा क्या है, एमीटर एक तरीके से इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर हमारे पास में एक वोल्टमीटर दे रखा है जिसकी रेंज दे रखी है कितनी, 0 से 300 वोल्ट है, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं V1 है, और ये मेजर किया हुआ है 220 वोल्ट, मेजर कर रहा है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर। और इसी के पैरेलल में एक और वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया हमने। अब ये तो हमारा एसी मेजरमेंट है 220 वोल्ट, लेकिन हमें क्या करना है डीसी वोल्टमीटर के अंदर मेजर करना है, और डीसी वोल्टमीटर है V2, डीसी वोल्टमीटर। तो डीसी वोल्टमीटर क्या करता है आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। तो आरएमएस वैल्यू यानी वी आरएमएस की वैल्यू क्या होगी, एवरेज वैल्यू मेजर करेगा, ये आरएमएस वैल्यू है V220 वोल्ट। तो बी एवरेज वैल्यू क्या होती है, हम कह सकते हैं वी एवरेज इक्वल टू 0.637 इंटू वी आर एम एस, यानी 0.637 इंटू 220 वोल्ट होगा।
तो इसका मतलब 220 वोल्ट से थोड़ा सा कम यहाँ पर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं ए फ्यू वोल्ट टू लो, हम कह सकते हैं कि जो डीसी वोल्टमीटर की रीडिंग होगी वो होगी, अगर डीसी वोल्टमीटर की बात करें, एसी सिग्नल को डीसी वोल्टमीटर क्या पड़ेगा, डीसी वोल्टमीटर एवरेज पड़ता है और एसी सिग्नल में एवरेज क्या होता है, जीरो। इस तरीके से अगर एवरेज वैल्यू पड़ेगा तो हम कह सकते हैं डीसी वोल्टमीटर की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एवरेज वैल्यू होगी यहाँ पर डीसी वोल्टमीटर के अंदर जीरो, यानी एसी क्वांटिटी को अगर डीसी वोल्टमीटर के दौरान पढ़ेंगे या डीसी के दौरान, डीसी कोई भी मेजरमेंट डिवाइस है उसके दौरान पढ़ेंगे तो वैल्यू हमारी जीरो होगी। नेक्स्ट हमें देखना है एरर निकालनी है हमें, परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर हमें निकालनी है। जैसे हम बात करें यहाँ पर हमें निकालनी है मैक्सिमम परसेंटेज एरर। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे यहाँ पर, जैसे V1 की जो वैल्यू है वो है हमारी 100 प्लस माइनस 1%, और V2 की जो वैल्यू है वो है हमारी 80 वोल्ट प्लस माइनस 5%। ये तो हमें यहाँ पर निकालनी है परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वोल्टेज निकाल लेंगे V1 प्लस V2 से, तो ये क्या हो जाएगा 80 प्लस, हम बात करें जैसे कि 80 वोल्ट प्लस माइनस 4% है हमें, 5% के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस 1% प्लस 80 वोल्ट प्लस माइनस 5%। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू हो जाएगी हमारी, यानी ये वन वन है और ये 5 है तो कितना हो जाएगा 6, और ये 100 है और ये 80 है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा 180, 180 प्लस माइनस 6%, और 180 प्लस माइनस 6% है, इसको हम लिख सकते हैं क्या 180 वोल्ट प्लस 2.8%। कैसे हम निकालेंगे, क्योंकि 180 वोल्ट है तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं कि 6 में से 6 वोल्ट हमने माइनस कर दिए तो हो गया हमारे पास 174, और अगर 6 जोड़ दिया तो 186 हो गया। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 12 का, तो 12 डिवाइड बाई 186 एंड 200, ये हो जाएगी वैल्यू। या फिर हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू है, ये 2.8% के इक्वलेंट यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी, यानी फाइनल वैल्यू है हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2.8% हमारा आएगा। नेक्स्ट हम बात करें जैसे मेन एडवांटेज ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट क्या है। जैसे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेज हम देखते हैं, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का हम देखते हैं एडवांटेज। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेज क्या है, सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसके एडवांटेज का यूनिफॉर्म स्केल है इसकी, यूनिफॉर्म स्केल। नेक्स्ट हम बात करें कि डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है, उसमें डैम्पिंग किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, तो डायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर डैम्पिंग की बात करें, डैम्पिंग किसके द्वारा की जाती है, किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, एयर फ्रिक्शन के द्वारा हम डैम्पिंग प्रोवाइड कराते हैं, एयर फ्रिक्शन। डायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट के अंदर एयर फ्रिक्शन के द्वारा डैम्पिंग प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, डीसी एमीटर की बात करते हैं। जैसे डीसी एमीटर के अंदर रेजिस्टेंस है 0.1 ओम, कह सकते हैं डीसी एमीटर की रेंज हमें बदलनी है। यहाँ पर आरएम की वैल्यू दे रखी है 0.1 और का रेंज दे रखी है यहाँ पर
0 से 100 एम्पियर से ये रेंज इंक्रीज करनी है 0 से 500 एम्पियर, यानी एम की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई है। और हमें मीटर के अंदर आर एस एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आर एस एच की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? आर एस एच का फार्मूला होता है, आर एस एच सन टर्म कनेक्ट करते हैं एमीटर के लिए, और अगर हमें वोल्ट मीटर की रेंज एक्सटेंड करनी है तो हम, अगर वोल्ट मीटर की रेंज हमें एक्सटेंड करनी है तो हम क्या यूज करते हैं? सीरीज रेजिस्टेंस यूज करते हैं, यानी कि आर एस ई यूज करते हैं वोल्ट मीटर के लिए। आर एस ई, आर एस ई की वैल्यू होती है आर एम एन टू एम माइनस वन, और आर एस एच का फार्मूला होता है आर एस एच इक्वल टू आर एम अपॉन एम माइनस वन। तो आर एस एच की हमें वैल्यू निकालनी है, आर एम की वैल्यू है 0.1 डिवाइड बाई एम माइनस वन, यानी 5 माइनस वन 4, तो 1 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 0.025 ओम, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें कि स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस है, तो उसको मूविंग कॉइल के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, मूविंग कॉइल मीटर के अंदर क्या करते हैं हम? स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, स्वैम्पिंग रजिस्टर है, उसको कनेक्ट किया जाता है किसके? सीरीज विथ द मूविंग कॉइल मीटर, सीरीज विथ मूविंग कॉइल। तो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस है, उसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है किसके? मूविंग कॉइल मीटर के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि ये क्यों कनेक्ट करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है। तो इसको कनेक्ट करने का फ़ायदा है टू compensate the effect of temperature variation, the effect of temperature variation, टेम्परेचर वेरिएशन, यानी कि टेम्परेचर वेरिएशन के इफेक्ट को कंपेंसेट करने के लिए हम यहाँ पर स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे अनशील्डेड मूविंग आयरन वोल्टमीटर है, जो यूज किया गया है एसी वोल्टेज को, यानी वोल्टेज को मेजर करने के लिए एसी सर्किट के अंदर हमने क्या यूज किया है? अनशील्डेड मूविंग आयरन वोल्टमीटर। अन अनशील्डेड मूविंग आयरन वोल्टमीटर की बात करते हैं, मूविंग आयरन वोल्टमीटर। तो ये हमने कनेक्ट किया है या फिर यूज किया है अनशील्डेड मूविंग आयरन वोल्टमीटर। इसको किस लिए यूज किया गया है? एसी सर्किट के अंदर वोल्टेज मेजरमेंट के लिए हमने इसको यूज किया है। अगर हम कह सकते हैं इफ ए स्ट्री डीसी मैग्नेटिक फील्ड हैविंग ए कंपोनेंट, अगर यहाँ पर क्या है? स्ट्रे डीसी मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अगर यहाँ पर कंपोनेंट हैं, स्ट्रे डीसी मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट हैं along with the axis of मीटर कॉयल, तो मीटर रीडिंग क्या होगी? तो मीटर रीडिंग की पहली बात करें यहाँ पर, मीटर रीडिंग पर क्या फर्क पड़ेगा? आइदर डिक्रीज और इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ एसी फील्ड, आइदर डिक्रीज और इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ डीसी फील्ड, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ डीसी फील्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो लेटेस्ट चेंज है मेजर्ड वैल्यू विच प्रोड्यूस नो इंस्ट्रूमेंट रेस्पॉन्स, वो क्या है हमारे पास? यानी
लार्जेस्ट जो चेंज होता है मेजर्ड वैल्यू के अंदर, और इसमें इंस्ट्रूमेंट के रेस्पॉन्स में कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं होता है। तो हम बात करें यहाँ पर द लार्जेस्ट चेंज इन द मेजर्ड वेरिएबल, द लार्जेस्ट change in the measured variable, measured variable which produce no instrument response, which produce no instrument response। तो वो लार्जेस्ट चेंज यहाँ पर क्या होगा, उस लार्जेस्ट चेंज को हम कहेंगे डेड जोन, डेड जोन। नेक्स्ट हम बात करें डेड जोन क्या होता है। डेड पॉइंट जोन इज डिफाइंड एज द लार्जेस्ट विदन विच वेरिएबल कैन वेरी विदाउट बीइंग डिटेक्टेड, यानी कि वो डेड जोन होता है जिसमें कोई भी वेरिएबल को बिना डिटेक्ट किए मैक्सिमम चेंज किया जा सके, वो कहलाता है हमारा डेड जोन। दूसरा हम बात करें ग्रेविटी कंट्रोल का डिसएडवांटेज क्या है। अगर हम ग्रेविटी कंट्रोल हम यूज करते हैं तो उसका डिसएडवांटेज क्या है, तो बात करते हैं हम ग्रेविटी कंट्रोल की। ग्रेविटी कंट्रोल, तो ग्रेविटी कंट्रोल का डिसएडवांटेज क्या है, इसको हमें वर्टिकल पोजीशन में रखना होता है। हम कहेंगे कीप्ड इन वर्टिकल पोजीशन, यानी हमें यहाँ पर वर्टिकल पोजीशन में ग्रेविटी कंट्रोल को रखना होता है। नेक्स्ट हम बात करें मल्टीमीटर है, सप्लाई के साथ में किस टाइप की सप्लाई के साथ में मल्टीमीटर काम करता है। तो हम बात करें यहाँ पर मल्टीमीटर, मल्टीमीटर सिर्फ डीसी सप्लाई के साथ में काम करता है। नेक्स्ट बात करें, मान लीजिए हम बात करते हैं यहाँ पर डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट की, उसको हम कैसे सर्किट के लिए यूज करते हैं डायनोमीटर टाइप। तो हम बात करें डायनेमिक है, नाम में डायनेमिक आ रहा है, डायनेमोमीटर। तो डायनेमोमीटर है, इसमें डायनेमिक, डायनेमिक मतलब जो चेंज होता रहता है, इसका मतलब कह सकते हैं डीसी और एसी दोनों में हम इसका यूज करेंगे डायनामीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का। नेक्स्ट हम देखें एलवीडीटी का जो प्रिंसिपल है वो किस पर बेस होता है, यानी उसमें वेरिएशन किसके अंदर होता है, एलवीडीटी के प्रिंसिपल के अंदर। तो हम बात करें एलवीडीटी, एलवीडीटी के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं हम, ऑपरेशन यानी कि जो किस तरीके से वो काम करता है। तो एलवीडीटी का ऑपरेशन है यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस के अकॉर्डिंग काम करेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस वेरी करता है उसी के अकॉर्डिंग ही काम करता है। नेक्स्ट हम बात करें एक वोल्टमीटर के बारे में बताया गया है, जैसे एक वोल्ट मीटर है, उसकी सेंसिटिविटी दे रखी है 10 किलो वोल्ट किलो ओम पर वोल्ट, सेंसिटिविटी क्या दे रखी है 10 किलो ओम पर वोल्ट दे रखी है। अब ये सेंसिटिविटी यूज की जाती है टू मेजर दी वोल्टेज अक्रॉस दी अननोन रेजिस्टेंस। अब क्या होता है वोल्ट मीटर है ये रीड कर रहा है, यानी यहाँ पर रीडिंग दे रखी है वोल्ट मीटर की, वो दे रखी है 75 वोल्ट, ये रीड कर रहा है ऑन 100, यानी 100 वोल्ट की स्केल पर ये वोल्ट मीटर रीड कर रहा है 75 वोल्ट। और सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर, वो करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर इस रीडिंग की कंडीशन में, वो हो रही है 1.5 मिली एम्पियर। हमें ज्ञात करना है परसेंटेज एरर ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट, परसेंटेज एरर ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट हमें ज्ञात करना है। परसेंटेज एरर ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट क्या होगी, तो सबसे पहले तो हमें अननोन रेजिस्टेंस की मेजर्ड वैल्यू निकालनी होगी। तो आर मेजर्ड की वैल्यू हम निकाले हैं, तो क्या निकलेगी
आर मेजर्ड, ये होगी 75 डिवाइड बाई 1.5 मिली एम्पियर, तो ये आ जाएगा इंटू 10⁻³ तो ये आ जाएगा 50 किलो ओम। ये तो आ गई रेजिस्टेंस की मेजर्ड वैल्यू। अब हम निकालते हैं वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस निकालते हैं। वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, यानी आर एम की वैल्यू होगी आर एम इक्वल टू 100 वोल्ट की स्केल है हमारे पास में, और वोल्ट मीटर कितना रीड कर रहा है, 10 किलो ओम रीड कर रहा है, 10 किलो ओम पर वोल्ट रीड कर रहा है, 100 वोल्ट है, 10 किलो ओम पर वोल्ट रीड कर रहा है, तो इसका मतलब 1000 किलो ओम हमारा आर एम की वैल्यू होगी। अब हमें पता है कि यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू है हमारे पास में, और वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो भी हमारे पास में है। मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर एक्स एंड आर एम, यानी हम कह सकते हैं कि मेजर्ड वैल्यू जो होती है वो किसका कॉम्बिनेशन होती है, हमारे दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कंबाइंड होते हैं, एक तो आर एम होता है और एक आर एक्स होता है, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है मेजर्ड वैल्यू। और यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है हमारी, और यहाँ पर हमारा वोल्टेज की वैल्यू है, तो इसका कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, आर एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आर एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेजर्ड वैल्यू है हमारे पास में, जैसे आर एम इक्वल टू आर एक्स इंटू आर एम डिवाइड बाई आर एक्स प्लस आर एम। तो इससे हमारी आर एम की वैल्यू क्या दे रखी है, मेजर्ड वैल्यू हमारे पास में है 50 किलो, तो 50 किलो इक्वल टू आर एक्स इंटू ये क्या 1000 किलो ओम है आर एम की वैल्यू, डिवाइड बाई 1000 किलो ओम प्लस आर एक्स, तो इससे हमारी आर एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 52.63 किलो ओम। अब आर एक्स की वैल्यू आ गई, हमारे पास में है ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू है, तो इससे हम परसेंटेज एरर हम निकाल सकते हैं। परसेंटेज एरर क्या आ जाएगी हमारे पास में, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू इंटू 100। तो इससे हम निकालते हैं ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू इंटू 100। तो ट्रू वैल्यू कितनी है हमारी, ट्रू वैल्यू है 52.63 माइनस मेजर्ड वैल्यू है 50 डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू है 52.63 इंटू 100। तो इससे हमारी 4.99% हमारी एरर आ जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे हम परसेंटेज एरर के अकॉर्डिंग बात करेंगे, हम रीडिंग के स्केल के अकॉर्डिंग बात करेंगे यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर दे रखा है 0 से 300 वोल्ट रेंज का वोल्ट मीटर दे रखा है, लेकिन इसमें जो एरर दे रखी है वो दे रखी है 2% स्केल के अंदर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर एरर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन की कंडीशन में एरर है, हमें यहाँ पर वोल्ट मीटर की रेंज पता करनी है, यानी रीडिंग की रेंज क्या होगी, रीडिंग रेंज। तो रीडिंग रेंज हम कैसे निकालेंगे, रीडिंग रेंज हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम रीडिंग रेंज निकालने के लिए जैसे कि डेल वी डिवाइड बाई वी इक्वल टू दे रखा है 2%, यानी वोल्टेज में चेंज कितना हो रहा है, हम जो मीटर की रीडिंग है उसमें चेंज कितना हो रहा है, 2% हो रहा है। तो इसमें डेल वी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, डेल वी यानी परसेंटेज वोल्टेज चेंज क्या होगा, ये होगा 2 डिवाइड बाई 100 इंटू कितना वोल्टेज, वोल्टेज की वैल्यू क्या है 300, तो इससे वैल्यू आ जाएगी 6 वोल्ट, यानी 6 वोल्ट का चेंज होने वाला है। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, 300 का हम 2% निकाल लें तो इससे भी वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट 6 वोल्ट, यानी 6 वोल्ट का चेंज होने वाला है।
अब हमें पता है 6 वोल्ट का चेंज हम करने वाले हैं, और मीटर की जो फुल स्केल रीडिंग है वो ट्रू वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। ट्रू वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 वोल्ट दे रखी है क्वेश्चन में, 30 वोल्ट। और हमारे पास वोल्टेज का चेंज कितना रहा है? 6 वोल्ट। तो यहाँ पर 30 प्लस माइनस 6 आ जाएगा, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस, 34 वोल्ट से कितना रेंज आएगा? 24 वोल्ट टू 36 वोल्ट हमारा रेंज जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 24 वोल्ट टू 36 वोल्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास में सिंगल फेज वाटमीटर की वैल्यू निकालनी है, यानी कम से कम कितने सिंगल फेज वाटमीटर की जरूरत पड़ेगी। सिंगल फेज वाटमीटर क्या मेजर करना है हमें? सिंगल फेज वाटमीटर का नंबर बताना है हमें 3 फेज 4 वायर सिस्टम के अंदर। तो 4 वायर है, इसका मतलब वायर में से एक कम कर देंगे, 4 वायर में से एक कम कर दिया तो 3 वायर, यानी n-1 से हम निकालेंगे 3 वाटमीटर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। अगर 4 वायर सिस्टम है तो 3 वाटमीटर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पायरोमीटर के अंदर। इलेक्ट्रिक पायरोमीटर क्या चीज़ मेजर करता है? तो बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पायरोमीटर। तो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर है वो क्या मेजर करता है? वो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए काम आता है। हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रिक पायरोमीटर के द्वारा मेजर किया जाएगा। सेंसिटिविटी क्या होती है वोल्टमीटर की? अगर सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो ओम पर वोल्ट में वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पर बात करें सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर, वो होती है ओम्स पर वोल्ट। ये सेंसिटिविटी होती है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है? तो हम बात करें हैं ज़्यादातर जो इंडक्शन टाइप वोल्टमीटर यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज इंडक्शन टाइप वोल्टमीटर, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो कौन सा है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट हम ज़्यादातर यूज करते हैं? तो इंडक्शन वाट आवर मीटर है वो ज़्यादातर हम यूज करते हैं। इंडक्शन वाट आवर मीटर हम मैक्सिमम टाइम पर यूज करते हैं। सिंगल फेज एनर्जी मीटर यूज्ड इन होम इज द इंडक्शन टाइप इंडक्शन वाट आवर मीटर, यानी सिंगल फेज जो एनर्जी मीटर हम यूज करते हैं होम के अंदर वो भी हमारा इंडक्शन वाट आवर मीटर होता है। सिंगल फेज एनर्जी मीटर। नेक्स्ट हम बात करें एनर्जी मीटर हैविंग ए मीटर कांस्टेंट ऑफ 1200 रेवोल्यूशन पर kWh is found to make a 5 revolution is 75 सेकेंड। लोड पावर की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? जैसे 20 रेवोल्यूशन पर kWh हमने दे रखा है एनर्जी मीटर के बारे में, 1200 रेवोल्यूशन पर kWh ये हमें दे रखा है। 5 रेवोल्यूशन 75 सेकंड में दे रखा है। 5 रेवोल्यूशन कितना? 75 सेकंड के अंदर। तो लोड पावर की वैल्यू क्या होगी? तो लोड पावर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना होगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होगा k इंटू पी इंटू टी। तो यहाँ पर होगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना है? 5 है। तो 5 हो गया k इंटू पी इंटू टी, के हो गया हमारा 1200 इंटू पी हमें निकालना है लोड पावर, इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी तरह की? 75 सेकेंड है।
तो किलोवाट आवर में हम 75 में 36 को भाग दे देंगे क्योंकि 1 घंटे में 36 सेकंड होती है। तो इससे पी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 200 वाट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है, उसको किसके मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ये हम दोनों के लिए यूज करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोडायनामो डायनेमिक सिस्टम आ रहा है यहाँ पर, यानी एसी और डीसी। डायनेमो आ गया तो एसी और डीसी दोनों के लिए मेजर किया जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज बैटरी। स्टोरेज बैटरी की एनर्जी कैपेसिटी किसके अंदर दी जाती है। स्टोरेज बैटरी की एनर्जी कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये एनर्जी कैपेसिटी दी जाती है एम्पियर्स आवर में। एम्पियर्स आवर। नेक्स्ट हम बात करें आवर, एम्पियर्स आवर हो जाएगा। लोएस्ट पावर मेजरमेंट कौन सी इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है। तो बात करते हैं हम लोएस्ट पावर मेजरमेंट। लोएस्ट पावर मेजरमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट में होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें लोएस्ट पावर मेजरमेंट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर लोएस्ट पावर मेजरमेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमें हाई वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विद डायनामोमीटर टाइप एमिटर यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे। यानी हाई एसी करंट हमें मेजर करने हैं तो हम क्या यूज करेंगे, करंट ट्रांसफार्मर यानी कि सीटी हम यूज करेंगे करंट ट्रांसफार्मर के अंदर फॉर मेजरिंग अल्टर करंट लार्जर देन दी 5 एम्पियर। अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट की अगर एसी की वैल्यू मेजर करनी है। शंट आर नॉट प्रैक्टिकेबल विथ डी डायनामोमीटर टाइप एमीटर। तो डायनामोमीटर टाइप एमीटर में हम शंट यूज नहीं करते हैं अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट मेजर करनी है। It is because the division of current between the shunt and the coil varies with frequency। यानी since reactance of coil depend upon frequency। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं the instrument will accurate only at the frequency at which it calibrated। so we use current transformer। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर current transformer हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जो coil होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होती है और कॉयल का जो रेजिस्टेंस है यानी कि हम कह सकते हैं करंट का जो डिवीजन है बिटवीन शंट एंड कॉयल वो फ्रीक्वेंसी के साथ में वेरी होता है। जैसे करंट का डिवीजन किसके साथ में होता है, करंट का डिवीजन हम शंट और कॉयल के साथ में करते हैं। अगर हम मान लीजिए शंट लगा करके उसकी रेंज को एक्सटेंड करते हैं तो वहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी के साथ में वेरी होता है क्योंकि जो रिएक्टेंस होता है कॉयल का वो किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है और यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी और रिएक्टेंस है कॉइल का ये भी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होगा। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट है यानी जिस फ्रीक्वेंसी पर ये कैलिब्रेट किया जाता है उस फ्रीक्वेंसी पर ये एक्यूरेट होता है, इसलिए हम करंट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मान लीजिए डी आर्सोनल मीटर मूवमेंट है। क्या दे रखा है हमें, डी आर्सोनल मीटर मूवमेंट। डी आर्सोनवल मीटर मूवमेंट हमें दिया हुआ है तो उसका रेटेड वैल्यू दे रखी है कितनी, 50 माइक्रो एम्पियर उसकी रेटेड वैल्यू दे रखी है। अब ये जो मेजर करता है ओनली 25 माइक्रो एम्पियर वैल्यू मेजर करता है। तो कॉइल का हम डिफ्लेक्शन की बात करें, डिफ्लेक्शन क्या होगा, यानी हमें डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालनी है। डिफ्लेक्शन क्या होगा,
तो डी ऑर्सोनल मीटर है डिफ्लेक्शन की वैल्यू देखें हम। डिफ्लेक्शन क्या होता है? डिफ्लेक्शन डायरेक्ट होता है करंट आई के प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन, यानी थीटा टू डिवाइड बाई थीटा वन इक्वल टू आई टू डिवाइड बाई आई वन। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थीटा टू की जो वैल्यू होगी, थीटा टू इक्वल टू आई टू डिवाइड बाई आई वन इंटू थीटा वन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू होगी आई टू की वैल्यू 25 डिवाइड बाई आई वन की वैल्यू 50 इंटू थीटा वन। तो ये हो जाएगा हाफ थीटा वन। तो हम कह सकते हैं कि थीटा टू की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 50% ऑफ फुल स्केल वैल्यू होगी, फुल स्केल वैल्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ज़्यादातर सेंसिटिव होता है। मोस्ट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट की हम बात करते हैं। मोस्ट सेंसिटिव, तो मोस्ट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास में परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ये मोस्ट क्या है, यहाँ पर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट की श्रेणी में आता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी और वेव फॉर्म पर डिपेंड नहीं करता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो, यानी एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी एंड वेव फॉर्म, इस पर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है वो डिपेंड करते हैं और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे कि मूविंग आयरन है, ये डिपेंड करता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डिपेंड वाले। मूविंग आयरन डिपेंड करता है। और हमारा होता है एक इंडक्शन है, वो भी यहाँ पर डिपेंड करता है इसी सप्लाई पर। एक होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और डिपेंड जो नहीं करता है, नॉट डिपेंड, उसमें हम देखें नॉट डिपेंड में क्या जाएगा, हॉट वायर है, ये हमारा डिपेंड नहीं करता है। यानी हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट हैव स्क्वायर लो टाइप स्केल, यानी the RMS read RMS value of current and the reading are independent of frequency and waveform। तो यहाँ पर ये RMS वैल्यू मेजर करेगा, हॉट वायर रीड RMS वैल्यू। इसकी वजह से ये क्या होगा, ना तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा और ना ही उसकी वेवफॉर्म पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि एक सर्किट दे रखा है हमें, एक रेजिस्टेंस है, एक वोल्ट मीटर दे रखा है, वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग दे रखी है हमें, 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, 4 वोल्ट इसकी रीडिंग है, और यहाँ पर हमारा वोल्टेज दे रखा है, वो दे रखा है 120 वोल्ट। यहाँ पर रेजिस्टेंस R है, यहाँ पर करंट है I फ्लो हो रही है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है करंट की वैल्यू, यानी कि हमें यहाँ पर R की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो R की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले करंट की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। करंट क्या होगा, 4 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 की पावर 3, जो है वो आ जाएगी हमारे पास में 4 इंटू 10 की पावर -3। नेक्स्ट हम बात करें 10 की पावर -4, ये करंट की वैल्यू आ गई है। अब हम सप्लाई वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। सप्लाई वोल्टेज क्या है, सप्लाई वोल्टेज है हमारा 120 इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर वी। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 290 किलो ओम वैल्यू आ जाएगी। या फिर हम ऐसे निकाल सकते हैं जैसे करंट की वैल्यू हमने निकाल ली 4 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 की पावर 3। अब यहाँ पर मान लो करंट तो सेम वही रहेगी, यानी हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है
यानी ये हमारे क्या सीरीज में है दोनों रेजिस्टेंस। और करंट की वैल्यू हमें पता चल गई है, करंट की वैल्यू पता चल गई है, यहाँ पर रेजिस्टेंस हमें पता है। तो करंट की वैल्यू हम V/R से निकाल सकते हैं, करंट की वैल्यू हमारे पास पता है। और 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, तो हम कह सकते हैं करंट की वैल्यू क्या होती है, I इक्वल टू V/R। करंट तो दोनों में सेम रहेगी, करंट जो यहाँ पर है वो यहाँ पर रहेगी। अब यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर 4 वोल्ट है, 120 में से 4 वोल्ट यहाँ गए तो बाकी वोल्ट क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं करंट की वैल्यू दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, 160 डिवाइड बाई आर की वैल्यू। आर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आर की वैल्यू निकालनी है तो करंट का भाग दे देंगे। तो करंट का भाग क्या है हमारा, 4 × 10 × 10⁻³ तो इससे कट जाएगा, 4 दूनी 8, 3 9 चौको 36, यानी 290 किलो ओम आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं वैल्यू, क्योंकि वोल्टेज तो एक बार फिक्स होने वाला है इसमें। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे एक एमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू है, उसकी रेंज हमें दे रखी है। एमीटर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। एमीटर, इसकी रेंज हमें दे रखी है कितनी, 0 से 5 एम्पियर इसकी रेंज दे रखी है। और इसका जो रेजिस्टेंस है यानी आर एम की वैल्यू है वो दे रखी है 1.8। और इसके जो शंट की वैल्यू दे रखी है आर एस एच इक्वल टू दे रखा है 0.2। हमें इफेक्टिव करंट की वैल्यू निकालनी है, पॉइंटर है वो हमारा रीड कर रहा है 2 एम्पियर। तो सबसे पहले इसकी रेंज को एक्सटेंड करते हैं, यानी एम की वैल्यू निकालते हैं। एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे आर एस एच इक्वल टू, एमीटर में क्या लगाते हैं आर एस एच इक्वल टू आर एम अपॉन M-1। आर एस एच की वैल्यू क्या है 0.2, इक्वल टू आर एम की वैल्यू क्या है 1.8 डिवाइड बाई M-1। M-1 हमें पता नहीं है, तो इससे हम निकाल सकते हैं, पॉइंट को हम हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2M-2 इक्वल टू 18। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया हमारे पास में 10, तो पॉइंटर की जो वैल्यू है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी 20 एम्पियर, ये रीड करेगा। अगर इसकी रेंज एक्सटेंशन की बात पूछे ये कितनी वैल्यू तक करंट को मेजर कर सकता है, तो ये हम कहेंगे कि 0 से 50 एम्पियर तक की करंट को मेजर कर सकता है। तो ये आर एस एच की वजह से यहाँ पर इसकी रेंज है, एमीटर की रेंज है वो एक्सटेंड हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें मेगर की स्पीड क्या रखी जाती है। बात करते हैं हम मेगर की स्पीड के बारे में। मेगर की स्पीड है 160 आरपीएम यहाँ पर रखी जाती है। मेगर स्पीड क्या रखते हैं हम, 160 आरपीएम मेगर की स्पीड रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि शंट कैपेसिटर प्रेशर कॉइल के पास में, प्रेशर कॉइल एंड वाट मीटर, शंट कैपेसिटर एंड प्रेशर कॉइल वाट मीटर, प्रेशर कॉइल वाट मीटर। तो यहाँ पर शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, C इक्वल टू LP डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारी होगी शंट कैपेसिटर अक्रॉस दी प्रेशर कॉइल इन वाट मीटर होगी। नेक्स्ट हम बात करें इंडक्शन वाट मीटर है वो क्या मेजर कर सकता है। इंडक्शन की बात कर रहे हैं हम, अगर इंडक्शन सिर्फ एसी को मेजरमेंट करने के लिए काम आता है। इंडक्शन क्या मेजर करता है, सिर्फ एसी मेजर करेगा इंडक्शन। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम मैग्नेटिकली प्रोड्यूस करते हैं। तो बात करें यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, ये मैग्नेटिकली प्रोड्यूस की जाती है। मैग्नेटिकली यहाँ पर प्रोड्यूस की जाएगी डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क होगी। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के अंदर आयरन मूव इन दी डायरेक्शन, तो किस डायरेक्शन में मूविंग आयरन में आयरन मूव करता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो हम बात करें मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो आयरन मूव करता है
वो मिनिमम रिलेक्टेंस वाला पाथ है उसको फॉलो करेगा। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट द आयरन मूव इन द डायरेक्शन वेयर द रिलेक्टेंस इज मिनिमम, यानी हम कह सकते हैं कि मिनिमम रिलेक्टेंस वाला पाथ ये फॉलो करेगा, रिलेक्टेंस पाथ को ये फॉलो करता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर हे ब्रिज। हे ब्रिज का हम कहाँ पर यूज करते हैं? हे ब्रिज, तो हे ब्रिज की बात करें, इंडक्टेंस हैविंग हाई क्यू वैल्यू, वहां पर हम हे ब्रिज का यूज करते हैं। इंडक्टेंस हैविंग हाई क्यू वैल्यू, तो इंडक्टेंस जिसकी वैल्यू हाई होगी वहां पर हम हे ब्रिज का यूज करते हैं। तो हम बात करें यहाँ पर, जैसे वोल्टमीटर एमीटर मेथड है वो किस लिए यूज की जाती है, यानी कौन से रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं वोल्टमीटर एमीटर मेथड। तो हम बात करते हैं यहाँ पर वोल्टमीटर एमीटर मेथड। हमेशा वोल्टमीटर है उसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर वोल्टमीटर लगा दिया हमने, और एमीटर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जैसे हमने एमीटर यहाँ पर लगा दिया। इस तरीके से ये मेथड कहाँ पर यूज किया जाता है, जब हमें वेरी हाई या मॉडरेट रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना हो, वेरी हाई या फिर हम कह सकते हैं एंड मॉडरेट रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना हो। मॉडरेट मतलब मीडियम या टाइप का जो रेजिस्टेंस वहाँ पर मेजर करना हो, वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वोल्टमीटर क्या रीड करेगा और एमीटर क्या रीड करेगा। हम बात करें तो वोल्टमीटर यहाँ पर रीड करेगा IARA प्लस IR, तो यहाँ पर R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर V डिवाइड बाई I माइनस RA, ये हम कह सकते हैं। और R है, R की वैल्यू क्या है, हाई है, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या है, R इज हाई, द वैल्यू ऑफ RA कैन बी नेग्लेक्टेड। अगर R की वैल्यू हाई है तो RA की वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, V डिवाइड बाई I हो जाएगी यहाँ पर। क्योंकि हम KVL लगा सकते हैं यहाँ पर, KVL लगा करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हमारा होता है, यानी कि ये हमारा R होता है और ये हमारा एमीटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो RA हो जाएगा, वोल्टमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो RV हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें सेंसिटिविटी है LVDT की, वो किसकी वजह से होती है, तो सेंसिटिविटी की बात करते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ LVDT, सेंसिटिविटी ऑफ LVDT, LVDT की सेंसिटिविटी किसके द्वारा देते हैं हम, एग्जैक्ट कैंसिलेशन ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज के द्वारा हम देते हैं। एग्जैक्ट कैंसिलेशन ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज, इसके द्वारा हम सेंसिटिविटी है LVDT की देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि हमारे पास में है दो 300 वोल्ट फुल स्केल वोल्ट मीटर हैं, जैसे हमने यहाँ पर V1 V2 कनेक्ट कर दिया है 300 वोल्ट के लिए, यानी उनकी रेंज है वो 300 वोल्ट तक मेजर कर सकते हैं, लेकिन इनके अक्रॉस जो वोल्टेज लगाया हुआ है वो 500 वोल्ट लगाया है, लेकिन इनकी कैपेसिटी क्या है, ये 0 से 300 वोल्ट तक मेजर कर सकते हैं, ये भी 0 से 300 वोल्ट तक मेजर कर सकता है, लेकिन ये पैरेलल में है। लेकिन उनकी सेंसिटिविटी है, जैसे पहले की सेंसिटिविटी यहाँ पर दे रखी है, कितनी सेंसिटिविटी, पहले की दे रखी है 100 किलो, और सेकंड की दे रखी है यहाँ पर 150 किलो।
तो सेंसिटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी हम कह सकते हैं यहाँ पर सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग ये काम करेगा, यानी हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पर, जैसे रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू निकालना है तो हमारी सेंसिटिविटी इनटू वोल्टेज जो वो रीड कर रहा है। सेंसिटिविटी क्या दे रखी है, जैसे R1 की यहाँ पर निकाल रहे हैं वैल्यू, पहले वोल्टमीटर के लिए R1 यहाँ पर निकाल रहे हैं, R2 यहाँ पर निकाल रहे हैं, R1 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी। सेंसिटिविटी कितनी दे रखी है, 100 किलो ओम, तो 100 किलो ओम, और वोल्टेज कितना रीड कर रहा है इसको, 300, यानी रेंज दे रखी है वोल्टेज की 300, तो ये आ जाएगा 30 मेगावाट, क्योंकि ये किलोवाट के अंदर है तो इसलिए आ जाएगा 30 मेगावाट। इसी तरीके से R2 के लिए हम निकाल सकते हैं। R2 के लिए क्या आ जाएगा, 150 इंटू 300, तो ये आ जाएगा 45 मेगावाट। अब हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस किसके अंदर जाता है। अब हमारे पास वोल्टेज है, करंट हमें निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता चल गया, यहाँ पर 30 मेगावाट आ गया है, यहाँ पर हमारा 45 मेगावाट आ गया है। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल लगा करके हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे लगाएंगे, करंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। करंट की वैल्यू क्या होगी, 500 डिवाइड बाई, जैसे हमने यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल लगाया, तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे तो 500 को वोल्टेज को डिवाइड करना है, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू आ जाएगी 500 डिवाइड बाई 75, क्योंकि 30 प्लस 45 इंटू 10⁶, तो ये हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 75 इंटू 10⁶, क्योंकि यहाँ पर ये भी मेगावाट है और ये भी मेगावाट है, इस वजह से। तो करंट की वैल्यू हो जाएगी हमारी, करंट इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻⁻6। अब हम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर क्या हो जाएगी, रीडिंग ऑफ V1, यानी V1 वोल्टमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, 20 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू R1 की वैल्यू क्या है, 30 मेगावाट, तो 30 इंटू 10⁻⁶, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये 10 पर कट जाएगा, यानी 200 क्या आ जाएगी, वोल्ट आ जाएगी। तो V2 की ऑटोमेटिक रीडिंग आ जाएगी, 300 में से 500 में से 200 घटा देंगे तो 300 वोल्ट हमारे पास में V2 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे रिएक्ट सेंसिटिविटी की बात करते हैं हम। जैसे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हमें दे रखी है, 2 मीटर है एक्स और वाई। जैसे एक्स मीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दे रखी है 40 मिली एम्पियर, और वाई है, वाई की क्या दे रखी है, 50 मिली एम्पियर दे रखी है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये दे रखी है यहाँ पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू दे रखी है। हमें क्या याद करना है कि कौन सा सेंसिटिव ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम बात करें, अगर सेंसिटिविटी की बात करें, सेंसिटिविटी क्या होती है, 1 डिवाइड बाई फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, तो वो सेंसिटिविटी का फार्मूला होता है। सेंसिटिविटी 1 डिवाइड बाई फुल स्केल करंट, फुल स्केल करंट, तो ये हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 40 मिली एम्पियर, यानी 40 इंटू 10⁻⁻3, और या हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 50 इंटू 10⁻⁻3। तो किसकी ज़्यादा है, हम सेंसिटिविटी की बात करें तो एक्स हमारा मोर सेंसिटिव है, यानी ये हमारा ज़्यादा सेंसिटिव होगा, मोर सेंसिटिव। जैसे हम इसको हम ऐसे कर लेते हैं, 10⁻3 10⁻3 घटा देते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं, 1 डिवाइड बाई 4 और 1 डिवाइड बाई 5, इसको हम 20 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। तो इसका मतलब हम क्या कहें, ज़्यादा सेंसिटिव कौन सा है, ये है, यहाँ पर 5 वैल्यू आ रही है, जो जहाँ ज़्यादा वैल्यू आएगी वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा। हम बात करते हैं, हम डीसी पोटेंशियोमीटर मेजरमेंट की बात करते हैं। जैसे डीसी पोटेंशियोमीटर मेजरमेंट, पोटेंशियोमीटर मेजरमेंट, तो डीसी पोटेंशियोमीटर मेजरमेंट में सेकंड रीडिंग है वो
पोलरिटी को डीसी सप्लाई की पोलरिटी को रिवर्स करने के लिए ये काम आती है। ऑफन टेकिंग आफ्टर रिवर्सिंग द पोलरिटीज ऑफ डीसी सप्लाई एंड अननोन वोल्टेज द एवरेज ऑफ टू रीडिंग इज। तो टू रीडिंग का एवरेज क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, डीसी पोटेंशियोमीटर मेजरमेंट की हम बात करें, सेकंड रीडिंग है वो पोलरिटीज को डीसी सप्लाई की पोलरिटी को रिवर्स करके ली जाती है। एंड द अननोन वोल्टेज द एवरेज ऑफ टू रीडिंग, यानी एक बार तो हमने मान लो प्लस और माइनस अप्लाई करके रीडिंग ली, एक बार माइनस प्लस अप्लाई करके रीडिंग ली, उसके बाद में जो वोल्टेज आएगा हमारे पास में, यानी कि इन दोनों रीडिंग का एवरेज, इस टाइम पर रीडिंग का एवरेज आएगा, वो क्या होता है, वो होता है हमारा स्ट्रे थर्मल ईएमएफ। वो रीडिंग होती है हमारी स्ट्रे थर्मल ईएमएफ। नेक्स्ट हम बात करें कि फुल स्केल करंट मीटर की तरह की 50 माइक्रो एम्पियर, तो सेंसिटिविटी क्या होगी। तो हम बात करें सेंसिटिविटी की, सेंसिटिविटी क्या होगी, सेंसिटिविटी 1/फुल स्केल करंट दे रखी है 50 इंटू 10⁻⁻⁶ यानी माइक्रो एम्पियर, तो यह हो जाएगा 10⁻⁶/50, 10⁻⁵/5, तो यह आ जाएगा 20,000 ओम पर वोल्ट। ये सेंसिटिविटी की यूनिट है, ओम पर वोल्ट। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं।